हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं क्लास 12th का मैथ का अनसॉल्व्ड जो कि सेट नंबर 1 है, जो कि IX नाम से आया था। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको अपने अपने पास आपका अनसॉल्व्ड रखना है, उसमें से क्वेश्चन देखते चलना है, ठीक है। मैं इनको यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो पहले क्वेश्चन में तो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, तो इनको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। पहले लिखा पहले का नंबर, एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स। कहा जा रहा है कि ये एकैकी है कि आच्छादी है कि अंताक्षेपी है या बहुएकैकी है, इनमें से कौन सा है ये बताना है। तो देखिए, ये मॉड एक्स फंक्शन है और मॉड एक्स फंक्शन का सबसे पहले ग्राफ पता होना चाहिए। तो मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ वी आकार का बनता है, जो कि जीरो पे आके टच करेगा, कट करेगा। तो ऐसे करके इसका ग्राफ बनेगा। तो ये हमेशा सतत फलन होता है। कोई भी मॉड का जो फंक्शन होता है हमेशा सतत होता है तथा उसका ग्राफ इस प्रकार से बनता है। अब ये एकैकी है कि बहुएकैकी है, ग्राफ से ही समझ जाओगे। देखो, मान के चलो हमने x की वैल्यू ले लिया 2, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 होने पर फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल रही है? इतनी ऊंचाई का मिल रहा है फंक्शन। उसी तरह फंक्शन की वैल्यू अगर हम x की वैल्यू -2 ले लें तो फंक्शन का मान कितना मिल रहा है? फिर भी उतनी ही ऊंचाई, क्योंकि जिस एंगल से ये लाइन झुकी हुई है इसी एंगल से ये लाइन झुकी, दोनों का झुकाव सेम है। तो जो इतनी ऊंचाई यहाँ है वही ऊंचाई यहाँ है, मतलब फंक्शन की वैल्यू दो बिंदुओं पर सेम प्राप्त हो रही है। इधर का प्लस बिंदु पर जितनी वैल्यू मिल रहा है उतनी ही वैल्यू -2 पर भी मिल रहा है, मतलब दोनों की एक वैल्यू है। मतलब बहुएकैकी फंक्शन हो गया। एक से ज्यादा डोमेन की एक रेंज मिल रही है, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है? बहुएकैकी फंक्शन है। अब तो ये पता है ना आपको कि बहुएकैकी होगा बहुएकैकी। अगर बहुएकैकी है तो फिर एकैकी नहीं होगा। तो ये बहुएकैकी हो गया, एकैकी नहीं है। अब बात करते हैं आच्छादी है या आच्छादक है कि अंताक्षेपी है। इन दो बातों में आते हैं। अंताक्षेपी और आच्छादक में क्या देखना होता है? आच्छादक फंक्शन कौन सा होता है? जिसकी रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए। तो देखो, ये जो मॉड फंक्शन है इसमें प्रत्येक x की वैल्यू के लिए, चाहे माइनस का x ले लो चाहे प्लस का x ले लो, प्रत्येक वैल्यू के लिए हमको कुछ ना कुछ y का मान जरूर मिल रहा है ना। और y के सारे मान प्लस के मिल रहे हैं, क्योंकि इधर भी y पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर का भी y पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है ना, y धन का होता है। और इस फंक्शन की जो हमको डोमेन रेंज बताई गई थी वो दिया था r से r प्लस, मतलब जो हमारी डोमेन है, जो हमारी कोडोमेन है वो इंटीजर्स है, मतलब वो है पॉजिटिव रियल नंबर। अब पॉजिटिव रियल नंबर मतलब प्लस की संख्या है, इंटीजर नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो सभी की सभी रियल नंबर हमको मिल रही है, जो हमको रेंज मिल रही है वो सब की सब रियल नंबर से ही मिल रही है। तो इस तरह से ये फंक्शन आच्छादी हो गया, अब अंताक्षेपी नहीं होगा। तो इस तरह से इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं, बाकी इसको लिखित रूप में भी f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 मान करके भी कर सकते हैं। तो इसको ग्राफ से करेंगे तो ज्यादा ही अच्छा है, आसानी से समझ में आ जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? लिखा एक संबंध दिया है r बराबर, इसी पहले नंबर का हो चुका है, एक खा नंबर है, पहले का खा। एक फंक्शन दिया है, रिलेशन दिया है। रिलेशन इस तरह से डिफाइन है कि a कामा b सच दैट a बराबर b-1, ठीक, वेयर b इज ग्रेटर देन r इक्वल 3। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कहा जा रहा है इन ऑप्शंस में कौन सा सही है। 2,4 बिलोंग्स टू r, दूसरा ऑप्शन 4,5 बिलोंग्स टू r, और तीसरा ऑप्शन 4,6 बिलोंग्स टू r, एंड डी ऑप्शन है 1,3 बिलोंग्स टू r। कहा जा रहा है कौन सा इनमें ऑप्शन सही होगा, मतलब कौन सा क्रमिक युग्म इस रिलेशन में होगा। अब रिलेशन किस तरह से डिफाइन है कि पहला वाला अवयव
और दूसरे वाले अवयव में रिलेशन दिया है। क्या रिलेशन दिया है कि a बराबर b माइनस 1, मतलब पहला वाला अवयव दूसरे वाले से 1 कम है। लेकिन दूसरे वाले के लिए भी कंडीशन है कि वो 3 से बड़ा या बराबर हो। तो ऑप्शन से देख लो, आसानी से हो जाएगा। देखो पहला वाला अवयव मतलब a b से 1 कम है, तो 2 क्या 4 से 1 कम है? नहीं, ये आंसर सही नहीं है। अब 4 को भी देखो 3 से बड़ा भी है। सब में देख लो, जो b की वैल्यू है वो सब में 3 से बड़ी है या 3 के बराबर हो। तो ये b वाली बात तो सही है, लेकिन अब a वाली बात को चेक करो कि a b से 1 कम हो। क्या ये इससे 1 कम है? हाँ, 4 5 से 1 कम है, तो बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। आगे भी देख सकते हो, 4 6 से 2 कम है, ये 1 3 से 2 कम, तो ये आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनको बोलते हैं क्रमित युग्म। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखो, तीसरा नंबर ग नंबर। तीसरा नंबर बहुविकल्पी सवाल तो दिया है, लेकिन ये लिखित वाले सवालों में भी आता है ऐसा क्वेश्चन। लिखा dx अपान 1 प्लस रूट ऑफ 10x, इसका समाकलन करना है। ठीक, तो समाकलन करते हैं। चलिए देखते हैं क्या करना है। तो ये है निश्चित समाकलन का, इसमें क्या है, लिमिट वाला सवाल है। लिमिट दे रखा मतलब निश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रल। तो सबसे पहले इसको हम i के बराबर मान सकते हैं। i मान लिया 0 से π/2 dx अपान 1 प्लस रूट 10x। अब इसको भी ना रूट 10x को हम चेंज कर दें। कैसे चेंज करेंगे देखो, तो dx अपान 1 प्लस रूट 10x को क्या लिख सकते हो, रूट साइन एक्स अपान रूट कॉस एक्स। अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, तो कॉस एक्स जो रूट का है वो ऊपर चला जाएगा एलसीएम के बाद, तो आ जाएगा रूट के अंदर कॉस एक्स पूरे बटे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। नीचे वाले में एलसीएम लिया गया, हल करने के बाद जो एलसीएम आया था वो ऊपर गया, बाकी जो अंश में बचा वो नीचे हो गया dx। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब एक प्रगुण याद करो, 0 से a f ऑफ x dx, ये क्या होता है। प्रगुण कहता है कि अगर 0 से a तक लिमिट जाए तो उसमें क्या करते हैं, ये कहता है कि f ऑफ 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स होगा। मतलब फंक्शन में जहां जहां पर x रहा होगा वहां वहां पर हमें अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटा देना है। मतलब a माइनस एक्स करना है, या अब a से 0 घटाओगे तो a ही आएगा, सिंपल सा a माइनस एक्स कर दो। जहां जहां फंक्शन में x दिखे वहां पे a माइनस एक्स कर दो। देखिए कैसे करेंगे। तो i बराबर, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं चल के, तो i बराबर 0 से π/2, लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट जहां से है वही रहेगी। अब इसमें रखो a माइनस एक्स करो, a कितना है 0 से a, तो यहाँ पर a कितना है π/2, तो जहां जहां x दिखा हो वहां पे π/2 माइनस एक्स कर दो। तो देखो कर रहे हैं π/2 cos π/2 माइनस एक्स, ब्रैकेट बंद, पूरे बटे साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। जहां जहां x लिखा था वहां पे हमने π/2 माइनस एक्स किया। अब देखो, तो i बराबर, अब ध्यान से अगर देखो, हाँ इसको पहले हल करो, तो 0 से π/2 cos 90 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, सूत्र याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, साइन एक्स होता है, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स। तो इस तरह से चेंज हो गया। अब इसको समीकरण नंबर 2 डाल दो। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, दोनों का हर बराबर है। इसमें रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, इसमें भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। दोनों की लिमिट भी सेम है, दोनों की लिमिट भी सेम है। तो इस कंडीशन पर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ सकते हैं। तो जोड़ देते हैं समीकरण नंबर 1। तो 1 और 2 को जोड़ने पर ऐसे लिख दोगे, तो इधर i, लेफ्ट हैंड लिमिट भी जुड़ेगा, राइट हैंड लिमिट भी जुड़ेगा, वो लेफ्ट हैंड साइड भी जुड़ेगा, राइट हैंड साइड भी जुड़ेगा। तो i प्लस i कितना हो जाएगा 2i बराबर 0 से π/2, दोनों का हर सेम है तो अंश भी जुड़ जाएंगे। तो अंश में इधर है रूट के अंदर cos x प्लस रूट साइन x पूरे बटे रूट cos x
प्लस रूट साइन एक्स। अब दोनों को जोड़ दो dx, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2y बराबर 0 से पाई बाई 2 और केवल dx बचा। अब dx का समाकलन तो आता ही होगा, कितना होता है केवल x, लिमिट लोअर लिमिट से अपर लिमिट, हल करेंगे तो कितना आएगा 2 पाई, वो 2y बराबर x की जगह एक बार अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट, तो 2y बराबर यहां से आ गया पाई बाई 2 से 0 घटाओगे पाई बाई 2 तो i बराबर आ जाएगा पाई बाई 4। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। आई हमने किसको माना था, आई हमने सवाल को माना था, तो सवाल का आंसर कितना आ गया पाई बाई 4। तो ये आसान सवाल था, आता है ऐसा सवाल लिखित वाले सवालों में भी आ सकता है, ये बहुविकल्पी में दिया है लेकिन आगे के सवालों में भी मिलता है। अब देखो यहाँ पर एक रिजल्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए, कौन सा रिजल्ट कि लिमिट 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस tan की पावर tan x की पावर n dx, ये हमेशा पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 4 होता है। 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो 1 प्लस tan x की पावर समथिंग, उसका आंसर हमेशा पाई बाई 4 आएगा, लेकिन कंडीशनल लिमिट पाई बाई 2 हो। अब यहां पर n की जगह 1 2 3 4 कुछ भी हो, tan की पावर कुछ भी हो जाए, tan स्क्वायर x tan क्यूब x tan की पावर 4x कुछ भी होगा, उसका आंसर पाई बाई 4 ही आएगा। ये याद करना, आगे कंपटीशन में इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, आते हैं एग्जाम में। देखिए अगले सवालों को। देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है कौन सा नंबर, घा नंबर, पहले का घा। एक समीकरण लिखा है जो कि अवकल समीकरण है, 9d स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर पूरे की पावर 1/3। कहा जा रहा है इसकी घात बताओ, घात, घात को अंग्रेजी में डिग्री कहेंगे। इसके पहले हम कोटि भी बताएंगे, इसमें कोटि बताओ घात बताओ। तो देखो सबसे पहले कोई भी अवकल समीकरण हो तो वो वेल डिफाइन होना चाहिए, वो बहुपद होना चाहिए, यानी जो भी यहाँ पे जितनी बार स्क्वायर हुआ हो, जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ हो, उसकी जो घातें हैं उसकी घात हमेशा पूर्णांक होनी चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह की संख्या में होना चाहिए, बटे में दशमलव में घातें नहीं होनी चाहिए। तो घात देखो 1/3 लिखी है, तो इसको हम हटाएंगे, कैसे हटा सकते हैं, दोनों पक्षों का घन कर दें, तो घन करेंगे तो 3 घात कट जाएगी और इधर घन हो जाएगा। तो यही काम करना है, दोनों पक्षों का क्यूब कर दो, तो 9d स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर पूरे की पावर 3 बराबर इधर 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, अब क्यूब कर दिया तो पूरे घात खत्म हो गई, तो इस तरह से इधर इतना बचा। अब देखो, अब 9 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 9 9 क्या नहीं 729, 729 आएगा इंटू इतने का होल पावर 3, यही बचा। अब ये है अवकल समीकरण बन चुका है जो कि बहुपदी हो चुका है। अब इसमें जो घात कोटि होती है, तो कोटि क्या होता है, जितनी बार अधिकतम डिफरेंशिएशन हुआ हो, जितनी बार अधिकतम अवकलन हुआ हो वही उसकी कोटि होती है। तो यहाँ पर देखो 2 बार अवकलन है, यहाँ पर 1 बार अवकलन है, तो कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि 2 हो जाएगी। यहाँ पर आओ, यहाँ पर 1 ही बार था तो कोटि 2 हो गई। अब इससे मतलब नहीं, जो अधिकतम जहां पर डिफरेंशिएशन हुआ होता है उसी की कोटि होती है। अगला इसकी घात बताओ, तो घात देखने के लिए हमको जिसकी कोटि देखना है उसी की घात देखेंगे, जिसकी कोटि देखे उसकी पावर कितनी है 3, तो घात 3 हो जाएगी। इससे मतलब नहीं कि यहाँ पे क्या था। तो ये आसान सवाल था, हर पेपर में आता है, हर साल आता है, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, अगला है आई कैप डॉट आई कैप
माइनस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप डॉट प्लस के कैप क्रॉस के कैप। ध्यान से देखो क्रॉस लिखा है इसमें, क्रॉस के कैप। तो कहा जा रहा है इसका मान कितना होगा। तो देखो हल करो, आई कैप डॉट डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 1, याद होनी चाहिए चीजें आपको। माइनस जे कैप डॉट जे कैप कितना होता है, ये भी 1 होता है, प्लस के कैप क्रॉस के कैप कितना होगा। यहाँ पे के का के से क्रॉस प्रोडक्ट है, तो के का क्रॉस के से कराओ कितना आएगा 0 होता है, उसी का उसी से क्रॉस करोगे तो कितना होता है 0। तो 1 में से 1 गया 0 और ये 0, तो ओवरऑल इसका आंसर 0 आ जाएगा। जो भी आंसर हो देख लेना। अब इस यहाँ पे हमको लगता है आंसर हाँ सही तो दिया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो भी चेक कर लेना, आंसर 0 आएगा। अगला प्रश्न। अब आते हैं दूसरे नंबर के सवालों में। दूसरे नंबर क्या दिया है, दूसरे का लिखा कॉट इनवर्स 1/√(x²-1)। इसको सरलतम रूप में लिखिए, सरल कीजिए। तो सरल करना आसान है, कैसे करेंगे देखो। अब कैसे करेंगे बताओ। अच्छा, हमको इस तरह से करना है कि अगर बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर भी कॉट बन जाए, ताकि इनवर्स और कॉट खत्म हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगी। या फिर बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर tan बनाओ, कि मतलब इनके अपवर्त ही बनाना। tan है तो कॉट बना सकते हो, कॉट है तो tan बना सकते हो, कॉट है तो कॉट इनवर्स है तो कॉट बना दो, या tan इनवर्स होता तो tan बनाते। तो इसके लिए क्या करो, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे ध्यान दो ना, तो यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है। हम लोगों ने, चलो इसको ना कॉट इनवर्स को पहले चेंज कर लो। तो कॉट इनवर्स को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स (√(x²-1)। कर सकते हो ऐसा। कॉट इनवर्स 1/x कितना होता है, tan इनवर्स x होता है। तो वही चीज यहाँ पे आ गई। अब देखो मान सकते हो, माना x बराबर, अब कैसे मानोगे ध्यान से देखो। हमने कुछ सूत्र पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री के, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, पढ़े हो ना इतना। तो अगर हम लोग sec स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो कितना बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो x की जगह sec थीटा मान लो, x बराबर क्या मान लो sec थीटा। तो बनाओ कितना बनेगा, तो tan इनवर्स (x की जगह sec थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा -1। tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, देखो tan स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। अब रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बचेगा tan इनवर्स, कितना बचा tan थीटा। अब tan इनवर्स tan भी कट जाएगा तो कितना बचा, केवल थीटा। तो यहां से थीटा का मान बताओ कितना आएगा, ये आएगा sec इनवर्स x। इस तरह से इसका सरलतम रूप ये हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, दूसरे का ख नंबर। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर mod of x, x बराबर 0 पर सतत है, x बराबर 0 पर सतत है। प्रूव दैट इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट पॉइंट x = 0। ठीक, तो देखो अभी हमने इसका ग्राफ बताया था कि mod x हमेशा सतत ही होता है, वो चाहे 0 पर पूछे चाहे किसी भी पॉइंट पे पूछे, माइनस की संख्या पर, प्लस की संख्या पर, कहीं पर भी पूछे, मॉडुलस फंक्शन सतत ही होगा। मॉड के अंदर कुछ भी लिखाओ, x + 3x - 3x² कुछ भी लिखाओ, वो सतत ही होगा।
अब इसको सिद्ध करना है तो लिखित रूप में करना है, क्योंकि लिखने वाला सवाल है, तो इसको हल करेंगे। तो लिखने के लिए सिंपल से हम लोग कैसे करेंगे, हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू, किस पॉइंट पे चेक कर रहा है, 0 पर, तो 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। ये माइनस क्या शो कर रहा है, सिर्फ ये दिखा रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट से हम लोग सवाल को हल कर रहे हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। ठीक, आगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन में जहां जहां x लिखा था वहां पे 0 माइनस h रखो चल के, तो इसमें 0 माइनस h रखो, तो मॉड के अंदर 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h कितना हो जाएगा, माइनस का h। अब कोई संख्या मॉड से बाहर निकले कितनी हो जाएगी, प्लस की h। अब h की वैल्यू क्या थी, 0, तो 0 पुट करो। एक बार लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू 0 रखेंगे तो कुल मिला कितना आंसर आ जाएगा। हाँ, जब वैल्यू रख देंगे तो लिमिट नहीं लिखते हैं, तो कुल मिलाकर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 0 आया। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट देखो RHL, इसी तरह लिखना पड़ेगा पेपर में। कितने नंबर का है, 1 नंबर का है, तो लिखना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना, जल्दी से लिख देंगे हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन में जहां जहां x था वहां पे आपकी 0 प्लस h रखो, तो ये देखो यहां पे रखो 0 प्लस h मॉड के अंदर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। तो मॉड h बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, मॉड h बचा, अब h की वैल्यू 0 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 0 मॉड की वैल्यू 0। अब अगला तीसरी कंडीशन क्या होती है, हमको उसी बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू निकालना है, x के 0 पॉइंट पर फंक्शन का मान निकालना होता है। तो फंक्शन को देखो कितना है, मॉड x कितना था, मॉड x मतलब मॉड 0, अब मॉड 0 कितना हो जाएगा, 0। तो यहां पे बता दो, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू, तीनों बिंदुओं पर वैल्यू सेम है, तीनों लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शन का मान, इसलिए यह एक सतत फलन है। ऐसे नीचे हिंदी में लिख देंगे, इसलिए यह फलन सतत है। ठीक है, अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है इसी का, देखो इसी का ये हो गया खा नंबर, ठीक है। अब इसी में ग नंबर क्या है कि अवकल समीकरण एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई अपान डी एक्स बराबर 2, इसकी घात बताना है। फाइंड द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, अभी हमने बताया था, डिग्री फाइंड करने के पहले उसका ऑर्डर देखो, उसकी कोटि देखो। ये वेल डिफाइंड फंक्शन, इसमें देखो बहुपदी फलन है ये, तो इसकी कोटि क्या है, जितनी बार अधिकतम इसमें डिफरेंशिएशन हुआ हो वह इसकी कोटि है। जिसकी कोटि हो गई उसी की घात देखो, तो घात इसमें क्या छुपा है, 1, तो सिंपल सा हो जाएगा, कोटि इसकी 2 है, घात कितनी है, घात है 1। ठीक है, ऐसे बता देंगे, इसमें कुछ लिखना नहीं, सिंपल सा ऐसे लिख के बता दोगे। अगला प्रश्न देखो, ठीक, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है घ नंबर, दूसरे का घ, लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.12, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.15 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए
b बाई ए इज इक्वल टू 0.18, देन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल व्हाट, हमें ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ये है सप्रतिबंध प्रायिकता, कक्षा 12 का है ना प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रायिकता। तो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि P बटे A का मतलब क्या, घटना A हो चुकी है तो घटना B की प्रायिकता इतनी है, घटना B की अकेले की प्रायिकता इतनी है, घटना A की अकेले की प्रायिकता इतनी है, तो घटना A और B दोनों होंगी, इसकी क्या प्रायिकता है। तो इसके लिए सूत्र याद होना चाहिए सबको। तो सूत्र हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है चूंकि P ऑफ B बटे A क्या होता है, ये होता है P ऑफ B इंटरसेक्शन A अपान P ऑफ A। वैल्यू जिसकी जिसकी पता है रख दो, B बटे A की वैल्यू पता है, अब कह दो B बटे A ही क्यों लिखा, क्योंकि B बटे A की वैल्यू दिया तो इसी का यूज करेंगे, इसीलिए इसी सूत्र का यूज किया गया है। 0.18 बराबर B इंटरसेक्शन A कितना है वही हमें पता करना है, इसको हम A इंटरसेक्शन B भी लिख सकते हैं। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B बटे P ऑफ A कितना है 0.12, वैल्यू कर लो मल्टीप्लाई हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 0.18 इंटू 0.12, चेक कर लो कितना आंसर आएगा। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 18 दूनी 36, 18 कम 18 3 21, एक जीरो और, तो 0.0216 इसका आंसर आया। कभी भी प्रायिकता का उत्तर जो आएगा 0 दशमलव समथिंग में ही आएगा, या फिर 1 बटे समथिंग आएगा। मतलब 1 बटे समथिंग का मतलब कहने का कि उसका आंसर हमेशा 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखें, दूसरे का अंगा नंबर देखो, दूसरे का लास्ट क्वेश्चन क्या प्रश्न है, सदिशों इसके और इसके बीच का कोण ज्ञात करो। दो सदिशें दे रखी हैं, ए वेक्टर क्या दिया है माइनस का 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो कोण ज्ञात करने के दो सूत्र होते हैं, एक होता है साइन थीटा, अगर दोनों के बीच का कोण थीटा मान लेंगे तो साइन थीटा बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटे में मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो क्रॉस वाले में क्रॉस भी करो, उसके बाद फिर मॉड निकालो, तो वो थोड़ा से बड़ा हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो हम लोग डॉट वाले से करेंगे। डॉट वाले से कैसे, क्योंकि हमें पता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। इनके बीच में गुणा ही होता है, जो नॉर्मली गुणा होता है, डॉट वाट कुछ नहीं, सिर्फ गुणा का चिन्ह होता है। तो कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इनको लिख लें एक बार जल्दी से, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ए वेक्टर हो गया, डॉट बी वेक्टर कितना है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप पूरे बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब मॉड पता है ना कैसे निकालते हैं, मॉड निकालते हैं इनके जितने भी आई कैप जे कैप के कैप गुणांक होते हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ना, फिर वर्गमूल कर देना। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर गुणे इसका भी मॉड निकालो, तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर यहां से आया, इनका डॉट करो ऊपर वालों का, 2 तिहाई 6 माइनस का 6 प्लस 1 दूनी 2 तो माइनस का 2 प्लस 3 एकम 3 पूरे बटे 4 1 5 9 कितना हो जाएगा रूट का 14 गुणे 9 4 13 1 14 रूट का 14। तो cos थीटा बराबर आ गया अपने पास माइनस 6 माइनस का
6 2 8 माइनस का 5 बटे रूट 14 गुणे रूट 14 कितना हो जाएगा, केवल 14। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस का 5 बटे 14। यही दोनों के बीच की मध्य का कोण है। तो इस तरह से कोण निकालना होता है। तो चलिए हम इस आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, शेष हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। और डेली का डेली पार्ट वाइज आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो डेली आपको ऐसे सवाल हल करने को मिलेंगे देखने को, और डेली आप आइए और आपको बहुत सारी चीजें नई नई भी सीखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।